हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जो एग्जाम आपका 24 फरवरी से लगा हुआ है, जिसमें जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसके आज हम लोग टॉप 10 यानी कि सुपर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है उसके 10 क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आइए समझते हैं। इससे पहले वाली क्लास अगर 10 क्वेश्चन वाली आपने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा जरूर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के सभी क्षेत्रों में देखा जाने वाला महत्व क्या है, समझाइए। या फिर शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, ये बताइए। आइए समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के सभी क्षेत्रों में देखा जाने वाला महत्व इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि बालक की जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं, जिन अवस्थाओं के माध्यम से बालक डेवलपमेंट करता जाता है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है ना, अवस्थाओं में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास संबंधी विशेषताओं की जानकारी हो जाती है। बालक का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से छात्रों के ज्ञान संप्रेषण हेतु उचित शिक्षण विधियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यदि जो अध्यापक है वो साइकोलॉजी को समझता है, साइकोलॉजी को जानता है, तो बालक के लिए ये समझ पाएगा कि किस बालक के लिए कौन सी टीचिंग मेथड बेस्ट रहेगी। हम सभी एक दूसरे से विशेष हैं, तो व्यक्तिगत भेदों की जानकारी का शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रयोग करके छात्र में निहित योग्यताओं को जान करके किस छात्र में किस प्रकार की योग्यता है ना, कौन छात्र किस क्षेत्र में अच्छा है, इन चीज़ों को जान करके उसके हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए। अधिगम की प्रकृति को जानने में सहायक होना, साइकोलॉजी ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अधिगम यानी कि जो लर्निंग है उसका नेचर कैसा है, इसको भी जानना चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण विधियों को जानने में सहायक होना, कौन सी टीचिंग मेथड किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा, तो ये हम जान पाएंगे यदि हमें साइकोलॉजी का नॉलेज होगा। बालकों की समस्याओं को जानने में सहायक होना, ओके। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान और संरक्षण करना, हमें समझना होगा कि बालक मेंटली कितना हेल्दी है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, रुचि, समन्वय, लोचनीयता, उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। अधिगम केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास करना, जैसे योजना पद्धति है, समस्या समाधान पद्धति है, वाद विवाद, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी है वो शिक्षा के क्षेत्र में इन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं, इस तरीके से बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोष भी बताइए। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो प्रवर्तक हैं उनमें फ्रॉइड, यूंग और एडलर जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। इस विधि में मनुष्य के मन में निहित उन भावनाओं का विश्लेषण किया जाता है जिन्हें उसकी सामान्य क्रियाओं के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और सामान्य परिस्थितियों में उनको जान और समझ पाना संभव नहीं होता है। इस विधि के द्वारा मनुष्य के जो मोस्ट सीक्रेट हैं उन भावों को समझने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? मनोविश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे दो मन होते हैं, चेतन और अचेतन। ये अचेतन मन शक्ति की अतृप्त व दमित इच्छाओं का पुंज होता है, जिससे कभी कभी व्यक्ति ऐसा आचरण कर देता है, ऐसा व्यवहार कर देता है जिसका बाहरी दृष्टि से कोई उपयुक्त रीज़न दिखाई नहीं देता, कोई सटीक कारण दिखाई नहीं देता है। मन का विश्लेषण करने पर ही ज्ञात होता है, मन का एनालिसिस करने पर ही पता चलता है कि इसकी तह में भी अचेतन मन में पड़ा हुआ कोई पूर्व संचित अनुभव ही है। मनुष्य का ये अचेतन मन निरंतर कार्यशील रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं अवसर पाकर के प्रकाश में आने की चेष्टा करती हैं, जिससे वो अनुचित व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से क्या बताया गया है कि इसमें व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जब उन्हें अवसर मिलता है तो अवसर पाकर के बाहर आने का प्रयास करती हैं, यानी कि प्रकाश में, लाइट में आने की कोशिश करती हैं, जिससे कि वो अनुचित व्यवहार करने लगता है। ठीक है, ये है हमारा मनोविश्लेषणात्मक विधि। अब इसके बाद देखिए, मनोविश्लेषण विधियों के कुछ गुण होते हैं। मनोविश्लेषण विधियों के गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या गुण होते हैं?
इस विधि के द्वारा विषयों के व्यवहार का गहन अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इस विधि से व्यक्ति के व्यवहार के चेतन और अचेतन दोनों पक्षों का सूक्ष्म अध्ययन संभव है। व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं और व्यवहार उसकी अनेक मानसिक दशाओं का परिणाम होते हैं। ये मानसिक दशाएं इतनी अधिक जटिल और सूक्ष्म होती हैं कि व्यक्ति के अचेतन मन तक समा जाती हैं। व्यक्ति की मानसिक अवस्था का निदान करने के लिए इस विधि का उपयोग सहायक है। अध्ययनकर्ता प्रयोज्य से ऐसा विश्वसनीय संबंध बना लेता है कि जो प्रयोज्य है, जो बालक है, जो व्यक्ति है, वो अपनी बातों को छिपाने के बजाय बता देता है। ये इसके गुण हो गए। दोष क्या है, सीमाएं क्या हैं। इस विधि, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में जाएगा, ठीक है, 15 नंबर में। इस विधि का प्रयोग केवल सुयोग्य और प्रशिक्षित मनोविश्लेषक ही कर सकता है। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों और तथ्यों की जांच नहीं की जा सकती है। कुछ आलोचकों के अनुसार मनोविश्लेषण काल्पनिक मिथकों पर आधारित सिद्धांत है। इस विधि में केवल यौन पर अत्यधिक बल दिया गया जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, यानी कि जो विश्वसनीय नहीं लगता है। इस विधि से प्राप्त तथ्यों की आंकिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकारों और भावना ग्रंथियों से ग्रस्त बालकों की मनोदशा का पता लगाने और फिर उनका उपचार करने की उपयुक्त विधियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो इन विधियों का और भी अधिक महत्व हो जाता है। इन विधियों के प्रयोग के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान और इन विधियों के प्रयोग में प्रशिक्षित होना जरूरी है, प्रशिक्षित होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे, मनोविश्लेषणात्मक विधि होती क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मानव विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जा रहा है। यदि आपने अभी तक पेड कंटेंट नहीं लिया है, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको फीस की डिटेल भेज दी जाएगी और आप फीस पे करके नोट्स ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मानव का विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका वृद्धि होता है, दूसरा विकास होता है। जो वृद्धि है इसकी एक समय सीमा होती है, उस टाइम लिमिट के बाद वृद्धि वहीं पे स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट गर्भ से कब्र तक जाता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इसका गहन अध्ययन करके अपने विचार दिए हैं। जैसा कि गैरिसन एवं अन्य ने लिखा है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। सिद्धांत क्या है? एक तो है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास क्या होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है। समझिए, विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है इसमें शिशु के जो शरीर का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में, पहले सिर डेवलप होगा, हाथ डेवलप होंगे, बॉडी डेवलप होगी, फिर अंत में पैर डेवलप होते हैं। इस विकास को मस्तकेधोमुखी या शिरापुच्छीय दिशा यानी कि सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन कहा गया है, जिसके अनुसार पहले शिशु का सिर, फिर धड़ और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक समान गति से नहीं होता बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र कभी मंद पड़ जाती है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा ही होगा। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। ये फुल कंटेंट जब मैं टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे थे तब इनको बहुत डीप में समझाया हुआ है। अभी इतना टाइम नहीं है कि इन क्वेश्चंस को भी हम बहुत डीप में समझाएं, बस आप फटाफट प्रैक्टिस करते चलिए। ओके,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है। बालक का गामक यानी कि मोटर अर्थात गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम यानी सीक्वेंस में होता है। तीसरे माह से वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है। छठे महीने से खिलखिला करके हंसने लगता है। सातवें महीने में पा, बा, मा, दा आदि शब्दों को बोलने का प्रयास वो करने लगता है। इसे विकास क्रम का सिद्धांत कहते हैं। फिर आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। हरलॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है, प्रत्येक जाति चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है, तो इस तरीके से है ना संसार के प्रत्येक भाग में विकास के एक ही प्रतिमान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि विकास के सभी पक्षों में चाहे वो गति संबंधी या मानसिक हो, चाहे वो गति संबंधी हो या मानसिक हो, बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, तब बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है, अर्थात सामान्य प्रतिक्रियाओं से वह विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का संचालन करता है, किंतु एक समय अंतराल के बाद वो विशिष्ट अंग यानी कि हाथ का प्रयोग करने लगता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर एक चीज़ की बात करेगा कि सिर्फ वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, नहीं, सिर्फ पर्यावरण का भी नहीं, दोनों चीज़ें मिलेंगी तब तक नहीं, तब तक जो है हमारी बात सही और सटीक नहीं हो, क्योंकि वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है बालक के डेवलपमेंट पर। माता पिता से प्राप्त गुणों का विकास बालक प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रह करके करता है। बालक के विकास के लिए आनुवंशिकता से प्राप्त गुण अंतर्निहित होते हैं, जिन्हें वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। ये हम समझ रहे थे कि विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इस कथन की विवेचना कीजिए और शिशु शिक्षा की संक्षिप्त रूपरेखा भी दीजिए। देखिए, शैशवावस्था मानव की सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि शैशवावस्था ही पहली अवस्था होती है। इस अवस्था की अवधि जन्म से 6 वर्ष तक निर्धारित की गई है कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यहाँ पे जो हरलॉक हैं ये क्या कहते हैं? हरलॉक यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह के बाद ये कहते हैं कि बालपन आरंभ हो जाता है और 2 वर्ष तक फिर बालपन चलता है। हरलॉक का अगला स्टेटमेंट है कि 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था रहती है। अगला स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का है, कहते हैं शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं, बालक रेंगना, चलना और बोलना सीख लेता है। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोग शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर कह रहे थे शैशवावस्था में, यहाँ लिखा है बाल्यावस्था में। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग लिखा है। कहीं पर आपको शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष मिलेगी, कहीं पर 0 से 3 वर्ष मिलेगी, कहीं पर 0 से 5 वर्ष मिलेगी, लेकिन जो सामान्यतः जो मानी गई है कॉमन जो है वो 0 से 5 वर्ष है। ओके, फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति को भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक हो ही जाता है। शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे एक तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। यहाँ पे बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होता है। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई और भार दोनों में तीव्र वृद्धि होती है। उसकी कर्मेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। परनिर्भरता, डिपेंडेंसी, जन्म के बाद कुछ समय तक बालक बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर
डिपेंड रहना होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इस समय शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर रोता है, क्रोधित होता है, जो भी वस्तु उसके पास हो उसे उठा करके मुंह में डाल लेता है। उसकी कोई प्रिय वस्तु जैसे खिलौना, कपड़ा आदि उठा लेने पर या उसे ले लेने पर वो रोने लगता है। मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता होती है। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। इस संबंध में गुड एनएफ का विचार है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो ही जाता है। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। प्रारंभिक वर्षों में बालक के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है, क्योंकि बालक बहुत अधिक जिज्ञासु होता है। गैसल का स्टेटमेंट है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, क्योंकि उसकी अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग इमिटेशन। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण यानी कि नकल विधि से सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहनों और अन्य सदस्यों के व्यवहार का वो अनुकरण करता है और उससे सीखता भी है। संवेगों का प्रदर्शन करता है बालक। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं संवेगपूर्ण ही होती हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 संवेग जो है शुरुआत से ही पाए जाते हैं बालक के अंदर। यहाँ पे बालक के अंदर आत्म प्रेम की भावना भी होती है। क्या होता है कि शैशवावस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। इस समय वो चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता और भाई बहनों का पूर्ण स्नेह मिले। ऐसा न होने पर वो अन्य भाई बहनों से ईर्ष्या करने लगता है। जो वस्तु या खिलौना उसे दिया जाता है उसे वो दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है। ये हम समझ रहे थे कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यहाँ पे बच्चा क्या क्या किस तरीके की क्रियाएं करता है। अब जो शैशवावस्था है इसमें बालक की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरीके की शिक्षा बालक को देनी चाहिए। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशव काल का बहुत महत्व है। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। ओके, वाटसन के अकॉर्डिंग शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यहाँ पे अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए बालक के अंदर। देखिए, शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। समय पर उठना, खाना, सोना, शरीर की स्वच्छता इत्यादि। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, शैशवावस्था में बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अपना कार्य स्वयं करने देना चाहिए और शिक्षक के द्वारा आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए। ठीक है। क्रिया और खेल के द्वारा शिक्षा, शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है। खेल में उसकी सहज रुचि होती है। उसे खेल के द्वारा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का पूर्ण अवसर देना चाहिए। बच्चा खेल खेल में सीखे। स्ट्रेंग का कथन है, शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा ही सीख लेता है। पाठ्यक्रम यहाँ पे बच्चे का रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। छोटे बच्चे का पाठ्यक्रम रुचि, क्रिया और खेल के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके लिए किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी प्रणाली से सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। शिक्षण विधि क्रियात्मक होनी चाहिए। इस समय सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिशु को क्रिया, खेल और वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। और हम दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। भाई, जो चीज़ बच्चों को आप सिखा रहे हो सामने दिखाओ भी। इसीलिए तो यहाँ पे बच्चों की किताबों में ढेर सारी पिक्चर्स होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके की बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए। शैशवावस्था में इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, पियाजे का जो सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था, पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है उसका। पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ओके, विकास की अवस्थाएं क्रमशः जटिल होती हैं। क्या कहते हैं कि जटिल होती हैं, होती जाती है। एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। बालकों के द्वारा एक अवस्था से
दूसरी अवस्था में जाने की गति उनकी शारीरिक परिपक्वता और वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। कुछ बालकों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से होता है, कुछ का मंद गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं की आयु सीमा अथवा अवधि पूर्ण रूप में निश्चित न होकर के लगभग में होती है। कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं हो जाती कि जो है शैशवावस्था आज खत्म हो गई, कल से बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी, या ऐसा नहीं है कि आज बाल्यावस्था खत्म हो रही है, कल से विकास अवस्था जो है किशोरावस्था शुरू हो जाएगी। नहीं, धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होता है। बालक किसी एक क्षेत्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में वो औपचारिक संक्रिया में हो सकता है। पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के शैक्षिक दृष्टि से सार्थक होने के कारण इनके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 तो अध्यापक सुनियोजित क्रियाकलापों से बालक में जिज्ञासाएं जगाने का काम करें। मूर्त सामग्री प्रस्तुत करने पर बालक शीघ्रता और दक्षता से सीखता है। आप जो चीज़ बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप सामने दिखा भी रहे हैं तो बच्चा उसको जल्दी समझेगा और बहुत अच्छे से समझ लेगा। बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह सिद्धांत अध्यापक को विकास का विस्तृत संदर्भ प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के मानसिक विकास के लिए उसको सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता के साथ संयोजित किया जाए। ओके, व्यवस्था की आंतरिक सामंजस्यता को विकसित करने में बालक की सहायता भी की जानी चाहिए। कहानी सुनाना, कविता पाठ, गीत गाना जैसे बहुत से ज्ञानात्मक क्रियाकलापों को एक व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सिखाने और सीखने की स्थिति उस बिंदु तक पहुंचाई जाए जहां बालक चीज़ों और विचारों से कुछ परिचित रहता है। तो इस तरीके से जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो शिक्षा के क्षेत्र में हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन इज गेस्टाल्टवाद के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, इसका वर्णन कीजिए। गेस्टाल्टवाद या फिर इसको पूर्णाकारवाद का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ गेस्टाल्टवाद के मूल में निहित होती है। ठीक है, और इस सूझ की कसौटी या किसी क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में समस्या की पूर्ण निराकरण का अभिव्यक्त होना है। गेस्टाल्टवाद के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। गेस्टाल्टवाद में नंबर 1 तो संरचनात्मकता पर जोर दिया गया है। गेस्टाल्टवाद में सीखने की प्रक्रिया को उस समय पूरा मान लिया जाता है जब लर्निंग प्रोसेस का निश्चित स्वरूप प्रकट होता है। इसका तात्पर्य है कि समग्र हमें सबसे पहले दिखाई देता है। पहले हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको होल रूप में देखते हैं। आपने कोई कार देखी तो उसको पूरी कार को आप एक नज़र में देख रहे हैं, आपका ध्यान उसके पार्ट्स पे नहीं जा रहा है ना। उसके विशेष अंशों की ओर ध्यान हम बाद में देते हैं कि अरे देखो इसके टायर किस तरीके के हैं, अरे देखो इसमें शीशे किस तरीके के लगे हैं, ये सब चीज़ें। समानता की अगर बात करें तो इस नियम के अनुसार जो वस्तुएं समान आकार की होती हैं सूझ में उनका पूर्णाकार रूप उसी प्रकार का होता है। ये समानता किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे आकार, रंग या फिर चमक। यही कारण है कि समान विचार आसानी से जुड़ जाते हैं। किसी की फ़ोटो देख करके उसकी याद पुनः ताज़ा हो जाती है और उससे जुड़ी बातें और वस्तुएं भी याद आने लगती हैं। ये हमारे उस प्यारे दोस्त ने हमको ये गिफ्ट दिया था, है ना। इस तरीके वो दिन हमारे कितने सुनहरे थे, हम वो खेल वहाँ खेलने जाया करते थे, ये सब चीज़ें हैं। समीपता की बात होती है सिद्धांत में। इस नियम के अनुसार उद्दीपक के वे अवयव जो एक दूसरे के समीप होते हैं वे समीपता के कारण उपसमूहों में संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति इन्हें एक समूह के रूप में आसानी से देख सकता है। उदाहरण के तौर पर एक त्रिभुज और वृत्त की समीपता का उदाहरण इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, समापन की अगर बात की जाए तो इस नियम के अनुसार हमें किसी एक ही समस्या पर ध्यान लगाना होता है, क्योंकि किसी उद्दीपक के दूसरे से घिरे हुए अवयवों का समूहीकरण हो जाता है। निरंतरता की अगर बात करें तो इस नियम के अनुसार उद्दीपक के जिन अवयवों में निरंतरता होती है वे आसानी से संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति इन्हें एक उद्दीपक के रूप में ही देखता है। वे अनुभव जो एक के बाद एक एकत्रित होते रहते हैं आसानी से एक दूसरे की याद दिलाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर
पके हुए आम को देख करके उसके मीठे स्वाद का आभास होना। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है, गेस्टाल्टवाद के ये नियम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। ओके, सीखने के मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। समझते हैं अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन अर्थात गति या क्रिया। इसका शाब्दिक अर्थ में किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी उत्तेजना जागृत होती है उसको हम प्रेरणा कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार उत्तेजना आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है। ठीक है, किंतु मनोवैज्ञानिक अर्थ में जो प्रेरणा है इसका अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। वहीं पर वुडवर्थ कहते हैं प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करती है। ओके, तो ये अभिप्रेरणा हो गया। अब सीखने में, लर्निंग में मोटिवेशन की क्या जरूरत है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को बहुत मज़े से समझाया हुआ है जब हमने टॉपिक वाइज इसको पढ़ाया था। ठीक है, आज बिल्कुल नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। देखिए, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट बीएड 3rd सेमेस्टर वालों के हैं, तो टोटल 6 सब्जेक्ट कवर करने हैं। देखिए, सीखने में अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व क्या है। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा के उचित प्रयोग से शिक्षक सीखने सिखाने की इस क्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। शिक्षण का अर्थ शिक्षण नहीं है, शिक्षा का अर्थ शिक्षण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि वह स्वयं सीख सके। अभिप्रेरित बालक ही ज्ञान अर्जन के लिए तत्पर होता है। इसके विपरीत जो बालक अभिप्रेरित नहीं होता, जो मोटिवेट नहीं होता, वो प्रायः नई बातों को सीखने में कोई रुचि नहीं दिखाता है और सीखने में कठिनाई का अनुभव भी करता है। ठीक है, अतः अध्यापक को चाहिए कि वह आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अभिप्रेरकों का उपयोग करके बालकों को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करें। प्रेरणा सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। सीखने में प्रेरणा के महत्व को निम्न तथ्यों के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, सीखने की इच्छा जागृत करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि यार लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, हमारे बस की नहीं है। फिर हम कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और अपने आप में फिर एक आग जल जाती है, आग उठती है कि नहीं हम भी कर जाएंगे। तो वो क्या है, वो सीखने की इच्छा को जागृत कर देता है मोटिवेशन। हम किसी दूसरे को देखकर इंस्पायर्ड हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। वही अभिप्रेरणा है सीखने की इच्छा जागृत करने के लिए। सीखने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होती जब तक बालक सीखने का इच्छुक नहीं होता। अतः बालक में सीखने का पहला कदम सीखने की इच्छा जगाना है। अतः सीखने की प्रक्रिया को सरल, शीघ्र और स्थायी बनाने के लिए अभिप्रेरणा के द्वारा बालक में सीखने की इच्छा जागृत की जानी चाहिए, ताकि इसका उपयोग करके सीखने सिखाने की क्रिया में तेजी लाई जा सके। सीखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभिप्रेरणा सीखने की गति, मात्रा एवं स्वरूप आदि पर गहन प्रभाव डालती है। अतः वांछनीय अधिगम के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक प्रशंसा और दंड के द्वारा छात्रों को सीखने की दिशा में अग्रसरित करना चाहिए, परंतु शिक्षा के उच्च स्तर पर मात्र प्रशंसा और दंड के द्वारा ही बालकों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप उसकी प्रेज करके, प्रशंसा करके बालक को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। केवल डंडे के भय से आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, पर डर के उसको आप नहीं पढ़ा सकते जब तक वो अंतरात्मा उसकी नहीं कहेगी, जब तक वो अंदर से मोटिवेट नहीं होगा। अतः इस स्तर पर प्रबल प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अतः उच्च स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षाओं के स्तर में परिवर्तन करके
प्रतिद्वंदिता का विकास कर उन्हें अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सीखने में निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। किसी भी कार्य को जारी रखने हेतु तथा नियम पूर्वक लगे रहने हेतु भी अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति किए जाने वाले कार्य में लगाव का अनुभव करने एवं उसकी पूर्ति के द्वारा लक्ष्य को पाने में सफल होता है। यदि बालकों का लगाव सीखने की प्रक्रिया में है, तब वे सरलता और शीघ्रता से नई बातों को सीख लेते हैं। बाल व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित और परिवर्तित कर सकता है। मानसिक विकास में सहायक होता है। शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे जो छात्र हैं उनके मानसिक विकास में सहायता मिलती है। छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिलाषा उत्पन्न करके शिक्षक उसके मानसिक विकास में अपूर्व सहयोग भी दे सकता है। चरित्र निर्माण में सहायता हो जाएगी। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकता है, ताकि उनके चरित्र पर उत्तम निर्माण हो सके। चरित्र निर्माण से तात्पर्य बालक आवश्यकताओं में अच्छी आदतों, अच्छे गुणों का विकास भी कर सकता है। तो ये हम समझ रहे थे कि किस तरीके से जो है सीखने में प्रेरणा का महत्व होता है। ओके, जो प्रेरणा है वो किस तरीके से काम करती है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है आज का। बुद्धि परीक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। बुद्धि के व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण की तुलना भी हमको यहाँ पे करनी है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की माप करने के लिए अनेक तरह के परीक्षणों का निर्माण किया है। उद्देश्य की समानता होते हुए भी इन परीक्षणों में भिन्नता पाई। उद्देश्य तो समान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो परीक्षण है वो अलग अलग हैं। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें प्रयुक्त भाषा, प्रश्नों की संख्या, उनका प्रशासन है। इन सभी परीक्षणों का मूल रूप से निम्नांकित 2 कसौटियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक तो क्रियान्वयन या फिर प्रशासन के आधार पर, पहला क्या है, क्रियान्वयन या प्रशासन के आधार पर, दूसरा है भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर। ठीक है, इसको समझेंगे। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, प्रशासनिक पद्धति के आधार पर बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत में इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों की सहायता से एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों के प्रशासन एवं मानकीकरण में कठिनाई होती है तथा धन एवं समय भी अधिक लगता है। बिने साइमन परीक्षण इस बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों की सहायता से एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इनका मानकीकरण एवं प्रशासन अपेक्षाकृत आसान होता है। धन और समय की भी बचत हो जाती है। भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर। भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें व्यक्ति की बुद्धि का मापन शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रत्युत्तर प्राप्त किया जाता है। यह परीक्षण पेपर पेंसिल परीक्षण होता है, यानी कि क्वेश्चन दे दिया, बच्चों को आंसर देना है। अशाब्दिक क्या होता है? यह बुद्धि परीक्षण उनके लिए होते हैं जो भाषा संबंधी ज्ञान नहीं रखते। भाषा के स्थान पर इनमें चित्रों, वस्तुओं और आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को समझते हैं। इस बुद्धि परीक्षण में कई गुण पाए जाते हैं। चूंकि इनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, अतः इसका प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़, गूंगे, छोटे बच्चों, मानसिक मंदता युक्त बच्चों की बुद्धि मापने में आसानी से किया जा सकता है। भाषाई बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ऐसा परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग न तो एकांश में न ही निर्देश में होता है। प्रायः इस तरह के परीक्षण में निर्देश हाव भाव, निर्देशन तथा चित्र अभिनय के द्वारा किया जाता है। ये हो गया अभाषाई बुद्धि परीक्षण। तो ये हमारे 2 तरीके के थे, एक तो क्रियान्वयन या फिर प्रशासन के आधार पर, दूसरा भाषा प्रयोग और कार्य निष्पादन के आधार पर। ओके, अब इसके बाद आती है बात प्रॉपर तरीके से व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तुलना। देखिएगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया।
व्यक्तिगत जो है इनके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। इन परीक्षणों के द्वारा एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। इस परीक्षण में अधिक समय लगता है। इन परीक्षणों में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इस परीक्षण के प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है। इसमें प्रश्न सरलता से बन जाते हैं। इस परीक्षण में धन अधिक खर्च होता है। इसमें कम धन की आवश्यकता होती है। यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह बड़े बालकों और वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। और जो व्यक्तिगत है इसका प्रयोग निरक्षर लोगों के लिए भी किया जाता है और इसका प्रयोग शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकता है। इसमें नकल करने की संभावना नहीं होती। इनमें परीक्षार्थी विभिन्न माध्यमों से नकल कर सकता है। इसमें बालक और परीक्षक का निकट संपर्क स्थापित हो जाता है। सामूहिक परीक्षा में इस बात का अभाव होता है। इसमें जो है निकट संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन से आप क्या समझते हैं? आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर व्यक्तित्व मापन के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के मापन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में मनुष्य के व्यक्तित्व से तात्पर्य उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के समग्र रूप से लिया जाता था। अतः तब इसका मापन भी इनके विकास के आधार पर किया जाता था। परंतु अब व्यक्तित्व के मापन संबंधी प्रत्यय के अर्थ में कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस हुआ है। वर्तमान समय में व्यक्तित्व के मापन से तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों या विशेषताओं का मापन करना है जो उसे समाज में समायोजित होकर के रहने में सहायता करते हैं। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो व्यक्तित्व में मापन से तात्पर्य व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में पता लगा करके ये निश्चित करना होता है कि कहाँ तक वे संगठित या विसंगठित हैं। किसी भी व्यक्ति के भिन्न भिन्न शील गुण जब आपस में संगठित होते हैं तो इससे व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होता है। परंतु यदि उसके शील गुण विसंगठित होते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो व्यक्तित्व मापन बालकों की उन क्षमताओं, योग्यताओं, अभियोग्यताओं, स्नायुमंडल संबंधी व्यवहारों और मनोशारीरिक शील गुणों का मापन करना है जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के साथ उनके सर्वांगीण भौतिक विकास के लिए उपयोगी हैं और समाज में अनुकूलन स्थापित करने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब व्यक्तित्व मापन के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, इनको समझते हैं। व्यक्तित्व मापन के कुछ सैद्धांतिक और व्यावहारिक उद्देश्य हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व मापन से व्यक्तित्व के विकास और उसके स्वरूप से संबंधित बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिससे इस क्षेत्र में शोध करने और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में सहायता भी मिलती है। व्यक्तित्व मापन से व्यक्ति के मनोशारीरिक शील गुणों के संगठन का भी पता चलता है। व्यक्तित्व मापन से ये भी पता चलता है कि व्यक्तित्व के किस किस शील गुण की शक्ति कितनी है और किस शील गुण की कमी से व्यक्ति को समायोजन करने में दिक्कत होती है। समाज की प्रगति के लिए योग्य और सक्षम व्यक्तियों का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी नेता का चयन और उत्तरदायी पदों के लिए सही व्यक्तियों का चयन करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, व्यक्तित्व मापन क्या होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास समय, मान लीजिए आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, समय आपके पास बहुत कम बचा है, अब आप कैसे करें? तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ या जो हमारे पेड विद्यार्थी हैं जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास समय नहीं बचा है, पहले से तैयारी नहीं है, तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया है, सिर्फ अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ लेंगे तब भी आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, जो हमने आपको दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और जिसने कंटेंट नहीं लिया है उसके पास मौका है, जो नंबर दिया गया है वहाँ मैसेज करके आप फीस पे करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, समायोजन का क्या मतलब होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं? समायोजन एक रचनात्मक और सक्रिय प्रक्रिया माना जाता है। समायोजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडजस्ट शब्द से मानी जाती है। इसका मतलब होता है सही की तरफ, टूवर्ड्स राइट, अर्थात किसी परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जो उचित हो वैसा व्यवहार करना समायोजन कहलाता है। ये वो प्रक्रम है जिसके माध्यम से व्यक्ति या प्राणी अपनी आवश्यकताओं एवं संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं,
उन्हें पार कर लेना या समाधान ढूंढ लेना ही समायोजन कहलाता है। आइजेंक के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? आइजेंक के अकॉर्डिंग कहा गया है ये वो दशा है जिसमें एक तरफ व्यक्ति की आवश्यकताओं और दूसरी तरफ पर्यावरणीय मांगों की पूर्ण संतुष्टि होती है। ये वो प्रक्रम है जिसके द्वारा ऐसा सामंजस्यात्मक संबंध प्राप्त किया जा सकता है। हरलॉक के अकॉर्डिंग समायोजन संप्रत्यय का आशय इस बात से है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व मानव जगत में कितनी कुशलता के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर रायथस के अकॉर्डिंग समायोजन वो व्यवहार है जिसके द्वारा पर्यावरणीय मांगों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब समायोजन के कुछ प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं समायोजन के? देखिए, एक तो होता है रचनात्मक समायोजन। इसमें क्या है? यदि कोई बालक अपने सामने प्रस्तुत समस्या का समाधान उचित या रचनात्मक ढंग से करता है तो उसे रचनात्मक समायोजन कहा जाएगा। जैसे लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्नों में वृद्धि करना है कि जो आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप उसमें और ज़्यादा वृद्धि कर दें। समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना, अन्य लोगों से उचित सलाह लेना और समाधान का प्रयास करना। ठीक है। प्रतिस्थापित समायोजन, यदि बालक के द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों से आकांक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह संबंधित लक्ष्य का प्रतिस्थापन या विकल्प चयन करेगा और फिर स्वयं को समायोजित कर लेगा। ठीक है। मानसिक विरचनाएं, समायोजन स्थापित करने और कठिनाइयों से बचने के लिए बालक मानसिक विचरणाओं का उपयोग कर सकता है, जैसे इच्छा का दमन, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण एवं प्रक्षेपण इत्यादि के द्वारा तनाव और कुंठा के प्रभाव को मानसिक स्तर पर कम किया जा सकता है। प्रत्यक्ष बचाव की अगर बात करें तो समस्या के समाधान में बालक अक्सर प्रत्यक्ष बचाव के तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे लक्ष्य प्राप्त न होने की दशा में क्रोधित होकर के आक्रमण कर देना, उदासीन हो जाना, प्रतिगमन व्यवहार करना, है ना, इस तरीके से। तो ये हम समझ रहे थे कि समायोजन के कितने प्रकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका समायोजन का मतलब। तो इस तरीके से आज हमने 20 क्वेश्चन आपके कवर कर दिए, 10 पहले की वीडियो में, 10 आज की वीडियो में। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम जीवन इतिहास की विधि को समझेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाता है जिसमें आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास के इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस में।